हल्द्वानी पुलिस ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर लगाया हेल्थ कैंप। हेल्थ कैंप में पुलिसकर्मियों का मुफ्त में किया गया चेकअप, उनके परिजनों का भी मुफ्त में किया गया चेकअप। किसान नेता राकेश टिकैत ने की प्रेस वार्ता, कहा खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ों से रोका जा सकता है पलायन, किसानों को फसलों की उचित सब्सिडी दे सरकार। दो साल बाद शुरू होगी भव्य कांवड़ यात्रा, धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन अलर्ट, यात्रा को भव्य बनाने जिलाधिकारियों ने दिए अधिकारियों को निर्देश। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अब लगेंगे स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तस्वीरें, श्रद्धालु ले सकेंगे जनरल रावत की फोटो के साथ सेल्फी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रुद्रप्रयाग से मिल रही है, जहां केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित पड़ावों पर रोक दिया गया है। कल से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है। साथ ही केदारनाथ हेली सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं उनको सुरक्षित पड़ावों पर ही रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कल से लगातार बारिश जारी है, लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते केदारनाथ हेली सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, केदारनाथ धाम में लगातार कल से भारी बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षित पड़ावों पर ही तीर्थयात्रियों को रोक दिया है। बिल्कुल हिमांशा, देखिए जिस तरीके से अगर पहाड़ों की बात करें तो पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जो ठंड का जो मौसम बना था, तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर देखी गई थी। और अब हालात यह है कि केदारनाथ में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते जो यात्रियों को नीचे ही रोक दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। 4 से 5 ऐसे स्टेशन थे जहां पर यात्रियों को रोका जा रहा था। पहले तो बारिश के चलते रोका गया था, लेकिन अब भारी बर्फबारी हो रही है तो इसलिए प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा है। पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि ऐसी कोई भी यहाँ पर लापरवाही ना बरती जाए, तो जाहिर तौर पर इस वक्त अधिकारी अपने एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी खुद वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस को लगातार यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपनी नजर बनाए रखें, आप लोग यात्रियों को आगे ना जाने दें। इसी के चलते अब बर्फबारी जब हुई है तो नीचे ही यहाँ पर रोक दिया गया है और सुरक्षित तौर पर वहां पर यात्रियों को मूव करवाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई आपाधापी वहां पर ना हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था वहां पर ना हो। हिमांशा, बिल्कुल। कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ और जानकारी दी है, कब तक ये बर्फबारी जारी रहेगी और तीर्थयात्रियों को कब तक रोका गया है और जो तीर्थयात्री वहां से दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे प्रशासन के द्वारा? देखिए, जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, वो आज तक का ऑरेंज अलर्ट जारी है और आज को लेकर ही यहाँ पर पहले से ही प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा था। और हालांकि यहाँ पर जो मौसम विभाग है वो पहले ही यहाँ पर अपना पूर्वानुमान लगा चुका था कि जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट है तो जाहिर सी बात है कि तेज हवाएं यहाँ पर चलेंगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है और जो ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो उनका पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है। यहाँ पर केदारनाथ की बात करें और हेमकुंड की बात करें, क्योंकि हेमकुंड में 22 तारीख को कपाट खुले, वहां पर भी भारी बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। तो एहतियात यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा कहा गया है, तो जाहिर तौर पर एहतियात पूरी तरीके से बरते जा रहे हैं। और आने वाले जो समय में है यहाँ पर आने वाला जो 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में ये जो मौसम है, मौसम शुष्क रहेगा, यानी सामान्य यहाँ पर मौसम रहेगा। तो आज ही ये मुख्य था कि आज बारिश थी और आज जो बर्फबारी थी वो भी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो कयास अब पूर्वानुमान यही जो लगाया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि कल से जो मौसम है 1 हफ्ते के लिए वो अनुकूल रहेगा। हिमांशा,
चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नामांकन 24 मई से 31 मई तक कराए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 जून है, जबकि मतदान 10 जून और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। प्रदेश के वित्त और विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के ऑडिटोरियम में अपने विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अधिकारियों की बैठक ली, जहां सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। रायवाला प्रीतित नगर में बसी घनी आबादी को श्यामपुर फाटक बंद होने से बड़ी परेशानी हो रही है और इसी के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को फोन पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय पर काम करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे सड़कें हैं जिन पे काम चल रहा था और निश्चित रूप से मैंने आज विभागीय अधिकारियों से सीधे तौर पे कहा है कि उनकी गुणवत्ता और उनका समय पूरी तरह से उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक उस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा भेजने के बाद इन पे आज जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा इन्होंने जो हेवा हवाली की है। मैंने इस पर बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि इनकी आप तुरंत इस पर स्वीकृति दिलाइए। उस पर कहाँ अड़चन आ रही है, उस पर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो मुझे बताइए, लेकिन ये काम होना है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ के पाखू का रहने वाला कमल सिंह ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। परिवार ने जन सहयोग से अब तक 3,50,000 जुटाकर इलाज कराया, जिसके बाद बड़े बड़े अस्पतालों का खर्च उठाने में असमर्थ गरीब परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परिवार ने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर ऋषिकेश के एम्स में निःशुल्क इलाज की मांग की है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया। साथ ही अब तक खर्च हुई राशि देने की बात कही है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। जहां मई से शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा इन दिनों चरम पर है। बद्रीनाथ धाम जाने और आने वाले श्रद्धालुओं को रात 10 बजे के बाद प्रशासन गौचर में रोक रहा है, जिससे होटल कारोबारी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि रात 10 बजे यात्रियों को आने जाने में लगाई रोक के कारण होटल कारोबार चौपट हो रहा है। ये 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण जो है यात्रा बुरी तरह से बंद पड़ी हुई थी। होटल कारोबारी जो है इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रखे थे। इस साल यात्रा बहुत अच्छे चरम सीमा पे चली, लेकिन प्रशासन द्वारा गोचर में बैरियर लगा दिया गया है, जिसके कारण पूरा होटल जो है सब लोगों के होटल खाली चल रहे हैं। और उम्मीदें ये थी कि बढ़िया चलेगा, लेकिन जो है ये पूरा धराशायी होने को लग रहा है। और मेरे प्रशासन से उम्मीद है कि इसमें थोड़ा उचित कार्रवाई करें और यात्रा सुचारू रूप से रात को भी चलाएं, जिससे कि भी सभी लोगों को रोजगार उत्पन्न। चलिए, और अब खबर हरिद्वार से, जहां गड्ढे में दबने से मजदूर की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। अलकनंदा होटल के परिसर में मजदूर गड्ढा खोद रहा था। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल फिलहाल शव को पहुंचा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां गड्ढे में दबने से मजदूर की मौत हो गई है। अलकनंदा होटल के परिसर में मजदूर गड्ढा खोद रहा था, जिस दौरान मजदूर की मौत हो गई। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो खबर हरिद्वार से, जहां गड्ढे में दबने से मजदूर की मौत हो गई है। अलकनंदा होटल के परिसर में मजदूर गड्ढा खोद रहा था, जिस दौरान गड्ढे में दबने से मजदूर की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शव भेज दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, ये जानकारी सामने आ रही है कि गड्ढा खोदते वक्त मजदूर की गड्ढे में दबने से मौत हो गई है। पूरी जानकारी क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार का ये मामला है और
क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे, दोनों की ही मुलाकात इस होटल में हुई थी और परिसंपत्तियों को लेकर ये मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियां थी वो उत्तराखंड को मिल गई थी और जो उत्तर प्रदेश की संपत्ति थी उत्तर प्रदेश को मिल गई थी। और जाहिर सी बात है कि उसका रेनोवेशन के लिए लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। और क्योंकि तेज बारिश जो हो रही है, तेज बारिश के चलते यहाँ पर जमीन यहाँ पर खिसक गई थी, जिसके चलते मिट्टी वहाँ पर गिरी और एक मजदूर की दर्द से मौत हो गई। फिलहाल इस मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा अस्पताल में भेज दिया गया, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है। हिमांशा, चलिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों में से 192 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने सोमवार को वर्क बोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने वर्क बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन ये मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है और ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, अन्यथा इनको बंद करना होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं। इसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा। मेरे संज्ञान में आया है कि प्रदेश में 425 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से धनराशि निर्गत हो रही। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि उन मदरसों को कक्षा 5 तक की शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है। मैंने अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जिन मदरसों को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार धनराशि दे रही है वो अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग से मान्यता लें। जो मान्यता नहीं लेगा, जो हमारी शर्तों पर काम नहीं करेगा, उनको बंद करने का काम भी करेंगे। दिनेशपुर में मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही 10वीं की छात्रा संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई। फिलहाल मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं लग पाया। ये बताया जा रहा है कि शक्ति फार्म निवासी शुभ्रांशु सरकार की 16 वर्षीय पुत्री खुशी पिछले 2 साल से अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं छात्रा अपने मामा के घर बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में पाई गई है, जिसके बाद छात्रा को तत्काल रुद्रपुर के निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर देर रात छात्रा के माता-पिता और अन्य परिजन दिनेशपुर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। जब हमें खबर मिली 4 बजे करीब कि लड़की बाथरूम में गिर गई है, उसके बाद सूचना सुनने के बाद उन लोगों ने कहा हम मेडिसिटी लेके आ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ से पैसा वैसा लेके आने के लिए तैयार हुए। इतने में सूचना गई है कि लड़की की मौत हो गई। तो वो लोग बोले आप लोग मत आइए। उसके बाद हमको टाल मटोल करते रहे ये लोग और उल्टा ये लोग अपना दिनेशपुर लेके आए। सूचना मिली थी कि ये वार्ड नंबर 6 में एक लड़की संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में पाई गई है। इस सूचना पर हम पुलिस मौके पर गई थी और शव को अपने कब्जे में लिया। उसका प्रॉपर जो विधिक पंचायत नाम भरा गया। उसके बाद चूँकि उसके जो लड़की थी रहने वाली शक्ति फार्म की है, यहाँ अपने मामा के वहाँ रहती थी, तो जो उसके दादाजी लोग थे वो थोड़ा इसको संदिग्ध माने थे मृत्यु को कि अचानक कैसे इसकी डेथ हो गई करके। तो इसलिए हमने जो पीएम के लिए डॉक्टर साहब को हमने लिखा है कि इसका पैनल से पीएम करवाई जाए, ताकि इसकी जो मौत की वजह जो वास्तविक कारण है उसका पता चल सके। चंपावत उपचुनाव में जीत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इसी की कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे और गाजे बाजे के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक रोड शो में शामिल हुए।
कल रात से जारी बारिश ने एक बार पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ा दी है। जनपद पिथौरागढ़ में भी लगातार भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण ऊंचाई वाले स्थानों की पहाड़ियों में बर्फ जमनी शुरू हो गई है। लगातार बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। निचली घाटी वाले इलाकों की बात करें तो सुबह से बारिश जारी है, जिससे आमजन को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से निचले घाटी वाले इलाकों में ठंड ने आमजन को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं धारचूला मुंसियारी की उच्च हिमालयी चोटियों पर बर्फबारी जारी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह महर का कहना है कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा आज जनपद में ऑरेंज अलर्ट और कल येलो अलर्ट कर दिया गया है। सभी तहसीलों को मौसम का हाल देखते हुए सचेत रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के साथ ही इस बार हरिद्वार में 2 साल बाद कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। कावड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्त शामिल होंगे। इसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि 2 साल के बाद होने जा रही कावड़ यात्रा इस बार काफी ऐतिहासिक होने वाली है। सभी विभागों के अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वर्षों से कोविड के कारण कांवड़ यात्रा शून्य रही बिल्कुल। और इस बार जो हम लोगों का अपना अनुमान है, जैसे पिछले दिनों अभी कुछ धार्मिक पर्वों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का आगमन हुआ है, या हम लोग चारधाम यात्रा में देख रहे हैं, उससे देख के लगता है कि इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, इस बार 2 साल बाद कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, बिल्कुल 2 साल बाद इस वक्त ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिससे प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से सजग है। प्रशासन यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ पर जिस तरीके से 2 साल से कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी, तो इस वक्त जैसे चारधाम यात्रा चल रही है, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। उसको लेकर जाहिर तौर पर इस वक्त प्रशासन भी ये सोचकर चल रहा है कि इस दौरान कांवड़ यात्रा में काफी ज्यादा भीड़ होने के आसार हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पहले ही जो संबंधित जो विभाग है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, यहाँ पर पेयजल से जुड़े विभाग हो, इन तमाम लोगों को एहतियात के तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि सड़कों को सुचारू रूप से ठीक किया जाए। उसके अलावा जो पेयजल की जो समस्याएं होती हैं या फिर जगह जगह जो स्टॉपेजेस होते हैं, वहां पर इन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत हिमांशु यहाँ पर देखने को मिलती है, वो कांवड़ यात्रा के दौरान जो यात्री जो चलते हैं, उन मुसाफिरों को यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया गया अधिकारियों को कि इनका जो रूट होगा, उस रूट को अलग किया जाए, ताकि जो दूसरा जो ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ पर किया जा सके, ना तो यात्रियों को उसमें दिक्कतें पेश आए और ना ही जो कांवड़ी हैं उनको यहाँ पर दिक्कतें पेश आए। जी हिमांशु, बिल्कुल, इस बार कैलाश यहाँ पर ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा होने वाली है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ यात्रा, और चारधाम यात्रा भी 2 साल बाद शुरू हुई थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से भीड़ जो यहाँ पर देखी जा रही थी कांवड़ यात्रा में, और जाहिर तौर पर माफ कीजिएगा चारधाम यात्रा में, वही भीड़ इस वक्त कांवड़ यात्रा में देखने को मिल सकती है। और उसी को लेकर इस वक्त प्रशासन पुरजोर यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरते। क्योंकि अगर बात करें कि कोविड की, तो जाहिर तौर पर कोविड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सरकार के लिए हो सकता है। तो जाहिर तौर पर किसी तरह का कोई संक्रमण न फैले, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों से लेकर यहाँ पर यातायात से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर हर विभाग को अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है, निर्देशित यहाँ पर कर दिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपना समर्थन दिया है। एकता विहार पहुंचकर जोत सिंह बिष्ट ने सभी वर्कर्स की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अहंकारी सरकार है, जो लगातार बेरोजगारों के उत्पीड़न पर आमदा है। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट से बेरोजगारों को कई उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने कैबिनेट में कोई फैसला नहीं किया, जिससे तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स में रोष है। बिष्ट ने आगे कहा कि अब ये
बेरोजगार अकेले नहीं है। आप पार्टी का हर कार्यकर्ता इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इनकी मांगे पूर्ण होने तक आप पार्टी इन लोगों को अपना सहयोग देना जारी रखेगी। यहां से सभी लोग जुलूस में शामिल हुए और सचिवालय की ओर कूच किया, जिन्हें सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। चलिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।